बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। कुछ नया हमेशा से जो है वो आंखों को, दिल को अच्छा लगता है और मेरे ख्याल से एक फितरत है कि नई चीज़ें जो है वो हमेशा से आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, अपने अंदर एक ख़ास सी अट्रैक्शन रखती हैं। तो कुछ आज हमारी स्क्रीन पर भी आपको ग्राफिक्स नए नज़र आएंगे, तो ऐसा लग रहा है कुछ नया नया सा सामने आ रहा है। तो ये नई चीज़ें जो हैं हमेशा से ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली लेकर आती हैं। तो जब हम खुशगवार तब्दीली की बात करते हैं तो आप लोगों को सभी को कोशिश करनी चाहिए कुछ अच्छा और कुछ नया करने की। हम लोग भी हर रोज़ ही कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और कुछ नया लेकर आएँ। तो आज के इस दिन का, इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। एज़ यूजुअल हमारे प्रोग्राम में हम सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, शहर की खबरें भी शामिल करेंगे, कुछ बात करेंगे शहर में मौजूदा कोरोना सूरत हाल की, बच्चों के लिए वैक्सीन जो शुरू की जा रही है उसकी कितनी अहमियत है, कितना ज़रूरी है, इस तरफ भी हम आएंगे। आज हमने स्पेशल डिस्कशन इस पे करनी है। सबसे पहले आगाज़ आज के मौसम से। जी, तो बाहर का मौसम कैसा है? 3 दिन तो शहर का मौसम अच्छा खासा खूबसूरत रहा और बारिश होती रही। और आज मौसम कैसा रहेगा? दिन भर क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? सुबह तो धूप ही थी और मुझे तो गर्मी की शिद्दत भी महसूस हो रही थी। कोमल की तरफ चलते हैं, इस वक्त बाहर का मौसम जान लेते हैं। जी कोमल, मौसम कैसा है? दिन भर कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, आज 3 रोज़ के बाद जो है शहर लाहौर से बादल जो है उनका राज खत्म हो चुका है और सूरज मियाँ ने जो है वो अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से गर्मी में इजाफा देखने में आ रहा है। क्योंकि सूरज मियाँ जो है वो ताप दिखा रहे हैं, दर्जा हरारत में भी बतदरीज इजाफा देखने में आया है। इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 85% और हवा की रफ्तार जो है वो 6 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और दिन भर के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री रहेगा, जबकि कम से कम 24 डिग्री रहने वाला है। इस वक्त जो है वो हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं जो है मौसम में बेहतरी का भी सबब बन रही हैं। लेकिन सूरज जो है वो आज अजीब तरीके की जो है वो किरणें बिखेर रहा है। और बात की जाए दिन भर के हवाले से तो 3 बजे तक जो है वो मौसम में जो दिन का आगाज़ होगा मौसम में तब्दीली देखने में आएगी, दर्जा हरारत में इजाफा देखने में आएगा। लेकिन 3 बजे के बाद जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ठंडी हवाएं चलने का पेशगोई की जा रही है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। जी ठीक है जी कोमल, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। अब चलते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ। आज की पहली खबर लीड स्टोरी जी, कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से कल खासी गहमा गहमी थी। नून लीग ने पीटीआई को पिछाड़ दिया। 15 सीटों पर कामयाब हुकूमती जमात की सिर्फ 3 नशिस्तें। सीसीपीओ का साइलिन के लिए बड़ा इकदाम, क्या ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। प्रॉपर्टी टैक्स पर फैसला 7 यौम में होगा। और कोरोना बेकाबू, मुसलसल वार का सिलसिला जारी। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की इन खबरों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है और दुआ है कि जी अल्लाह ताला आप सभी लोगों पर अपना खुसूसी करम रखे। हमने आगे चल के मौजूदा जो कोविड सूरत हाल है वो डिस्कस करनी है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अलबत्ता कल जो गहमा गहमी थी उसकी तरफ आ जाते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से खासी गहमा गहमी देखी गई और नतीजा जो निकला उस पर जी पीटीआई को पिछाड़ दिया गया। नून लीग ने कामयाबी हासिल की। हमने देखा जी मुख्तलिफ जगहों पर कुछ लड़ाई झगड़े के वाकयात भी हुए। ओवरऑल कल का दिन कैसा था? शायद सिप्रा साहब पहले इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था कि गली मोहल्ले का और टाउन का इलेक्शन हो और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी सामने आए। और अपोजिशन जो है इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि उसको जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको किस तरह एक्सपोज किया जाए। और जो कहा जाता है कि वोटर आज भी उनके साथ खड़ा है या वो अवामी ताकत के साथ आए हैं, तो चलें ठीक है, वो आए होंगे, लेकिन आज के हालात जो हैं उससे बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। उसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। जो आपने पूछा कि सारा दिन किस तरह रहा, इंतहाई गहमा गहमी। देखें, पीपी का इलेक्शन हो या एनए का इलेक्शन हो, उसमें जो कारकुन है वो निकलते हैं। तो कल आपके वार्ड्स का इलेक्शन हो रहा है, कंटोनमेंट बोर्ड्स का इलेक्शन हो रहा है, जिसको आप आमतौर पर
बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कहते हैं। इतना छोटा इलेक्शन, लेकिन उसमें लोग कारकुनों का जोश खरोश और उसी तरह गाड़ियों पे निकलना, मंचलों का निकलना, नारेबाजी लगाना, फिर रैलीज की सूरत में जो है इलेक्शन कारकुनों के। मैं बताता हूँ ना कि मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम इस इलेक्शन को जीतेंगे। अपोजिशन ने चैलेंज किया था कि मौजूदा जो हालात जहां तक लेकर आई है मौजूदा गवर्नमेंट, वो नहीं जीतेगी और उसमें महंगाई है, बेरोजगारी और भी बहुत सारे मुहर्रिकात हैं उसमें। और वही हुआ कि दोनों तरफ से गर्म जोशी उसमें नजर आई। लेकिन बाद जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े सियासतदान हैं, जो वहां बैठ रहे थे, वो इस बात पर लोगों को और कारकुनों को ये कहते रहे कि आप लोगों ने यहीं रहना है, क्योंकि ये गली मोहल्ले का इलेक्शन है और यहीं रहना है, इसलिए आप सियासत अपनी जगह पर रखें और लड़ाई झगड़ा जो है थोड़े बहुत कम जो है आपके पोलिंग स्टेशन जहां पर इस तरह के वाकयात हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो मामलात हैं वो इंतहाई ऐसे तरीके से चलते रहे। पोलिंग का अमल भी जारी थे। ओवरऑल जो लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे थे, तासुरात क्या थे? हम तो धांधली धुंधली की खबरें सुनते ही रहते हैं, लेकिन एक इम्पैक्ट और एक आपको टर्नआउट वहां पर मौजूद रहने से पता चल जाता है कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखिए, मैं वार्ड नंबर 3 में था जब मैं उसमें एंटर हुआ और उसके बाद कारकुनों से बात हुई और वहां पे जो इलेक्शन की तैयारियां थी उनकी अगर बात की जाए तो सारे मामलात से यही लग रहा था सुबह से ही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से विन करेगी। उसकी क्या वजह थी कि उनके जो उम्मीदवार उस्ताद रशीद हैं वो पहले भी वहाँ से मुंतखब हुए थे और उन्होंने जो काम करवाया उस पर लोग उनको दाद भी देते थे और इसलिए उनके साथ थे। मुझे ये भी हैरानी थी कि जो चाहे खातून है, चाहे मर्द है, चाहे बच्चे हैं, उनको उस्ताद रशीद के नाम से बुलाया जाता है। तो मैंने पूछा भी सही कि उस्ताद रशीद क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका नाम है और उसकी बुनियाद पर वो फेमस है। बात यह है कि आपके पसंदीदा जो भी उम्मीदवार हो, अगर उसकी वाबस्तगी किसी भी जमात के साथ हो, लेकिन पर्सनैलिटी का जो वोट होता है वो आपके पास आना ही होता है। वहां पर भी एक पोलिंग स्टेशन पर थोड़ी बहुत जो है वो तलख कलामी हुई, लेकिन उसके बाद वहाँ मामला ठीक रहे। ओवरऑल कारकुन जो है वो आए, बारिश थी, बारिश के दौरान ही लोगों ने वोट डाला है। ज्यादातर लोग जो पोलिंग स्टेशन की तरफ आए हैं वही अच्छे मौसम में आए हैं, लेकिन 2 और 3 बजे के बाद के जो 2-3 घंटे हैं उसके बाद लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ नहीं आए। उससे कबल पोलिंग स्टेशन के बाद लंबी लंबी कतारें भी लगी हैं, लोगों ने वोट भी कास्ट किया है। जो आपने पूछा कि उनसे बात हुई है, मुझे ये बताएं कि एक लाइन में खड़े हो और इस वक्त सियासत जहां तक पहुंच चुकी है, मुझे बताएं कि ऑन कैमरा कौन किस तरह ओपन होकर बात करता है। कारकुन जो है वो वोट डालने जरूर आते हैं, एक जज्बाती जो कारकुन है वो तो बात करता है, आम जो शहरी है जो वोट कास्ट करने आया है वो इस तरह की बात नहीं करता। कल भी यही होता रहा कि आपकी मुख्तलिफ कैंप्स भी रहे, वहाँ पर भी गहमा गहमी रही, लोग वोट कास्ट करते रहे और उसके बाद इंतज़ार किया गया रिजल्ट्स का और जो नताइज आए वो अब आपके सामने है। मुझे बताएं कि आपकी हुकूमत कहाँ पे खड़ी है इस वक्त? बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी शेयर करते चलते हैं जी अपने। ये जो सियासी स्टेटमेंट्स होती हैं इनकी एक अपनी ही पहचान होती है जी। अवाम ने तहरीक इंसाफ को वाल्टन रोड के नाले में फेंक दिया। नवाज शरीफ दिलों के वजीर आजम हैं, साद रफीक, नून लीग का जश्न और पीटीआई सेक्रेटेरिएट में सन्नाटा रहा। ये जो जुमलों का तबादला होता है, क्या कहेंगे आप? ये कल हमने देखा टाइम टू टाइम लीगी रहनुमा जो हैं वो गुफ्तगू भी करते रहे, अज़म का भी इजहार करते रहे कि जी उनकी तरफ से जो है वो जीत का जश्न पहले से ही मनाना शुरू कर दिया गया था। देखिए, मुझे बताएं कि वाल्टन और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का जो इंतखाब था, इसमें ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए कहा जा रहा था कि ये पोश इलाका है। हाँ। और ये वो तबका है जो इस वक्त पीटीआई के साथ है और तवक्को नहीं की जा रही थी कि इस तरह मुस्लिम लीग नवाज कामयाब होगी, लेकिन वो उसके बरक्स निकला। मुझे बताएं कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का जितना इलाका है वो उसमें या तो आपके यासीन सोहल जो एमपीए रहे या उसके बाद मियां नसीर हैं वो एमपीए रहे, और ये 2 एमपीएस की बुनियाद पर आपने इलेक्शन जो है वो जीत लिया और क्लीन स्वीप किया है। मतलब वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड से मुस्लिम लीग नवाज ने सारी सीटें जीत ली हैं। उसके बाद अगर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए, वहां पर भी 6 सीटें हैं, 3 पीटीआई और 1 आज़ाद उम्मीदवार जीता है। इससे क्या है कि ओवरऑल अब जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है सियासत का, वो तब्दील हो रहा है और उसकी तब्दील करने की जिम्मेदार खुद है। अच्छा, सियासी स्टेटमेंट्स पर आ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा हैं वो भी आते रहे, उनके सीनियर रहनुमा जो हैं वो भी पोलिंग स्टेशन का दौरा करते रहे, इसलिए साथ मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं वो भी आते रहे, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक है, ख्वाजा अहमद हसन है और इसके अलावा दीगर जो भी कायदीन हैं वो वहाँ पर आए, उन्होंने बात की। देखें, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि वाल्टन नाले में उन्होंने फेंक दिया है, तो ये जज्बात है ना उनके। मुझे बताएं कि आप उनके बारे में जो मर्जी कहते रहें, उनकी लीडरशिप के बारे में कहते रहें, अगर वो एक बात कर लें
तो उन पर आपको तहफ्फुज़ात हैं। निश्तर का तो सामना रहता है। नहीं, इसके साथ दूसरी स्टेटमेंट देखे ना कि आपके सेनेटर साहब कह रहे हैं कि अक्सरियत जाली वोटों की है। भाई अगर पोश इलाकों में जाली वोट हैं, बिल्कुल, और इसी हल्के से आपके लोग जीत जाएं, वो 3 लोग फिर वो भी जाली वोटों से जीते हैं। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं इत्तेमाद पर अवाम का शुक्रिया, खिदमत के नए दौर का आगाज करेंगे। ऑपोजिशन की जानिब से अब ये जो उम्मीद लोगों को दिलवाई जा रही है, डू यू थिंक कि लोग एतमाद करेंगे ऑपोजिशन पर, नून लीग पर खास तौर पे? देखें, जो तब्दीली का नारा था और जिसकी बुनियाद पर हमारा पिछला इलेक्शन हुआ और जो तकारीर और जो जलसे हुए, अब वो तो टोटली उसके बरक्स मामला हैं। अब अवाम के पास और कोई रास्ता ही नहीं है। देखें, अपोजिशन के साथ अपोजिशन हमेशा तर्जुमान होती है अवाम की। अवाम के मसाइल की बात जब भी होती है, अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है वो करे। अवाम की तर्जुमानी जिस तरह से करनी चाहिए, महंगाई पे महंगाई, बिजली महंगी, आटा महंगा, मुझे अपोजिशन उस तरह कभी बार नजर नहीं आई। यहाँ इलेक्शन भी है, कुछ मफामत भी करना पड़ती है ना। हम सारी चीजें मज़ाहमत से नहीं चलती ना, कुछ चीजें सियासत की साथ साथ चलती हैं। अब यहाँ क्या है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं? अब शायद अपोजिशन को और बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज को ये नजर आ रहा है कि अवामी ताकत जो है उसने रुख बदला है। अब इलेक्शन का और वोट कास्ट करने का जो मामला है वो किसी दूसरी तरफ जा रहा है। अब निचली सतह पर जाकर जब इलेक्शन होता है तो फिर अवाम का रवैया, अवाम के मामला जो हैं वो आपके सामने आते हैं कि अवाम किस तरफ जा रही है। यही देखें कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, कैंट और डिफेंस के इलाके और कैवेलरी ग्राउंड के इलाकों में ये मामला हुआ है। अगर यही बल्दियाती इलेक्शन होता है और लाहौर के गुंजानाबाद इलाकों में अगर ये इलेक्शन होगा तो मेरे ख्याल में पीटीआई की सूरत इससे भी ज्यादा गंभीर निकलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, कुछ कामयाब उम्मीदवारों के बारे में एक कॉमेंट चाहिए मुझे और उसके बाद फिर हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। जो कामयाब उम्मीदवार हुए हैं उनके बारे में बताइएगा, क्या उनसे ये उम्मीद रख सकते हैं इलाके के लोग? क्योंकि मकसद तो यही होता है छोटे छोटे अवाम के मसाइल हल हो जाए। देखें, क्या होता है कि सबसे ज्यादा इस इलेक्शन का क्या है, लोग की गलियां, उनके सीवरेज के मसाइल, उनके स्ट्रीट लाइट्स, अगर कोई वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है उनकी गलियों का, या बैठ गई हैं या कोई और मामला है, तो ये वहाँ पर होता है। अब मुझे बताएं कि अपोजिशन जो है वो जीत गई है और उसके बाद फंड्स का मामला होता है ना। फंड्स अगर आपको मिलेंगे तो मसाइल हल होंगे, लेकिन जीतने वालों से तो यही तवक्को होगी कि उनके मसाइल हल किए जाएं। देखें, मैं जिस तरह पहले बात कर रहा हूँ, सियासत और वोट जो है और एक और चीज है, उसके साथ अगर हम मसाइल को साथ मिलाएंगे तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब हमें बात कर दी है ना, फिर मेरे ख्याल से हमें ना ही समझनी चाहिए। फिर यही बेहतर है कि जी उम्मीदवारों को गुड लक तो हम कह ही देंगे, लेकिन आप जीत गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। कुछ कर भी दें, कुछ कर सकें आवाम के लिए तो चलें जी, उनका भी फायदा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो सपोर्ट में नजर नहीं आ रहे हैं। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे। सीसीपीओ ने के लिए बड़ा इकदाम क्या उठाया है ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। साइलिन को इससे कितना फायदा पहुंचेगा? ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। इसके बाद जी हमारे पास अगली खबर क्या है? सीसीपीओ की जानिब से ये बड़ा इकदाम उठाया गया है। बड़ा इकदाम क्या है? डीआईजी, एसएसपी समेत पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो 2 घंटे थानों में बैठेंगे। इसका मकसद क्या है? इससे क्या तब्दीली आएगी और क्या वाकईन अहकामात के बाद डीआईजी, एसएसपी समेत पुलिस ऑफिसर अपने थानों में नजर आएंगे? सवाल ये पैदा होता है। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखें, फैसला तो बहुत अच्छा है। वो साइलिन जो थाने के चक्कर लगाते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस उनको मिलते नहीं हैं, या फिर वो किसी से मिली भगत कर लेते हैं मुल्जमान के साथ। लेकिन इतने बड़े बड़े दावों के बाद थाना कल्चर की तब्दीली के, पुलिस कल्चर की, हमने तो कभी ये तब्दीलियां देखी नहीं। अब कैसे मुमकिन हो जाएगा? थाना कल्चर नहीं तब्दील होना, वो पुलिस आपकी जो है वो नहीं तब्दील होने वाली। आप कहें कि वो तब्दील हो जाएगी, डीआईजी को बिठा देंगे, या एसएसपी या एसपी जाके थाने में बैठ जाएगा, नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ ना, ये मसाइल हल होंगे, इसका और हल हो, कोई हल निकलेगा। लेकिन ये जो थाने कल्चर की आप बात कर रही हैं वो नहीं होगा। थाने कल्चर को तब्दील करने के लिए हमने बहुत सारे आईजी भी बदल लिए, हमने बहुत सारे यहाँ के सीसीपीओ भी बदल लिए, डीआईजीज को भी बदल लिया, एसएचओज को भी बदल लिया, एसएचओज को सजाएं भी दे ली, उनको हमने बेगुनाह करार देकर दोबारा एसएचओज भी लगा दिया। ये सारे मामला चलते रहे, लेकिन इस कल्चर को हम लोग नहीं बदल सकते। इस फैसले का मकसद क्या है? क्यों ये फैसला? ये फैसला बुनियादी तौर पर यह है कि सीसीपीओ साहब अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए डीआईजी और उसके साथ एसएसपी साहिबान को ये कह रहे हैं कि एक थाने में जाएं, जाकर 2 घंटे बैठें, वहां आने वाले जो मसाइल हैं, लोग हैं, उनके जो मसाइल हैं वो सुने। बेसिकली एक किस्म की ओपन कोर्ट होगी, खुली कचहरी होगी, लोग वहां आएंगे,
वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लोग भी होंगे, ऑपरेशन के ऑफिसर्स और मुलाजमीन जो भी हैं वहाँ के वो भी मौजूद होंगे। सबके सामने एक किस्म की अदालत लगेगी, कचहरी लगेगी और उसमें जो मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ क्या होगा कि वो साइल जो इस कचहरी में पहुँच जाएगा उसकी सुनवाई तो हो जाएगी। मुझे बताएं, रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों केसेस हर थाने में दर्ज हो रहे होते हैं। उनके मसाइल सुनने के लिए आया कि 100 के करीब थाने हैं, तो हर थाने में जाते जाते इसका क्या मतलब है 3 महीने बाद डीआईजी साहब की बारी आएगी दोबारा उसी थाने में आने के लिए। यही होगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो किस तरह मसाइल हल होंगे? सिर्फ ये है कि आप कमांड करने की जरूरत है। बेसिकली आपका जो ऑर्डर है वो निचली सतह पर अगर माना जाएगा तो ये सारी चीजें हल होंगी। अदरवाइज आप कहें कि थाने में बैठकर कचहरी, खबर में भी बहुत जोर दिया गया है, ये जो हुक्मनामा जारी किया गया है सीसीपीओ की जानिब से, इसका मकसद भी ये है कि साइलीन के मसाइल हल हों, उनकी बरवक्त सुनाई हो। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई साइल गया है, उसको किसी ने आराम से बिठाकर उसका मसला सुना है, उसकी दादरसी की है और कुछ ही दिनों में उसको इंसाफ मिल गया है। सिप्रा साहब, कैसे पॉसिबल होंगी ये सब चीजें? देखें, एक मामला अगर सोशल मीडिया पे आ जाएगा, मीडिया आएगा उसको हाईलाइट करेगा तो उसको तो इंसाफ मिलेगा या फिर वो कटहरे में आ जाएगा, ये तो होगा। अदरवाइज जो कचहरी है इसमें बहुत सारे लोग आएंगे। आप ये कहें कि 1 साइल या 2 साइल, इस तरह नहीं होगा। बहुत कचहरी जो थाना है उससे तो लोग तंग हैं, वहां तो लोग जाने नहीं चाहते। आपकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं जहां वो मुल्जिमान के साथ मिले होते हैं। तो ये मामला, मुझे बताएं कि एक मुद्दई आदमी वो डीआईजी के सामने उस वक्त जाएगा जब उसके सर से पानी गुजर चुका होगा, वो पुलिस के रवैये से तंग होगा, उस वक्त जाएगा। और अदरवाइज आम मुद्दई है किसी भी मुकदमे में या मुल्जिम है जिसको फंसाया गया हो किसी गलत मुकदमे में, वो नहीं जाएगा। उसकी क्या वजह? उसको पता है कि थाने की सतह पर तो ये हल हो सकता है, चाहे मैं रिश्वत देकर करूं, चाहे कोई अपना असर रसूख इस्तेमाल कर लूं, होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बेसिकली सीसीपीओ साहब इस पुलिस की कारकर्दगी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप ठीक है, रोजाना की बुनियाद पर वो खुद भी थानों का विजिट करते हैं, डीआईजी जो है हमारे वो भी जाते हैं, वो भी विजिट करते हैं। उसके बावजूद जो थाना कल्चर है आप उसको तब्दील नहीं कर पा रहे। बेसिकली जो एक सोच है कि अवाम जो आने वाली जो साइल है अगर वो थाने में दाखिल हुआ है तो हमने उसका मसला हल करके उसको वापस भेजना है। जब तक ये सोच में तब्दीली नहीं होगी तब तक ये मुमकिन नहीं, चाहे आप कचहरियां लगा लें, जो मर्जी लगा लें। अब देखना ये है कि ये कचहरी कब से शुरू होती है, इसमें आने वाले जो मसाइल है। मुझे बताएं, साबिक सीसीपीओ उमर शेख थे, वो भी इसी तरह कचहरी लगाते थे। 3-4 मामले थे जो उन्होंने हाईलाइट किए और उनको इंसाफ तो मिल गया। ठीक, उनकी कचहरी में तो सैकड़ों लोग आते थे। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए वो कहीं पे भी नहीं आ रहा। अच्छा, एक बड़ा मसला मैं आपको बताऊं, अवाम भी एतमाद नहीं करती। अवाम भी अब पुलिस के रवैयों से इतनी तंग आ चुकी है कि छोटे मोटे मसाइल, खैर ये छोटे मोटे तो हैं नहीं, दादरसी के लिए जाना, जहां कहीं पर भी शहरियों के घर में डकैती चोरी की वारदातें हो जाए, अवाम पुलिस के रवैयों से तंग आ चुकी है। पहले इस माइंडसेट को चेंज बेसिकली खौफ है ना। मुझे बताएं, आपकी जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जो थाने के लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन हो, ऑपरेशन हो, उन्होंने तो मुद्दई को हरासा करना है। ऐसे ही है, बिल्कुल। मुझे बताया, वो ये कह देंगे उन्ना तो बड़े आराम से कह देंगे कि अफसरा तो टुर जाना, बाद रहना तो साढ़े को लिए ना। सही कह रहे हैं। तो मुझे बताएं कि इस तरह का मामला, मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुद्दई खुलकर या मुल्जिम जिसको गलत मुकदमे में फंसाया गया हो वो खुलकर सामने नहीं आएगा। उसकी कोशिश होगी कि थाने की सतह पर ही मामला हल हो। जिस तरीके से भी जो भी मामला है वो जो जिस तरह हल करवाना चाहे वो कोशिश करेगा। अदरवाइज ये नहीं चीजें हो सकती। आप डीआईजी साहिबान को बिठा दें, एसएसपी को बिठा दें, मुझे बताएं कि हमेशा ठीक है कमरों से उनको निकालें, कमांड जो है ना आपकी और स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है और बिलखसूस जो एहतसाब का रास्ता है, अगर वो अपनाया जाए तो मामला सुलझ सकते हैं। अदरवाइज जो आपने कल्चर की बात की है, ये हम कई सालों से सुन रहे हैं और कई सालों से आ भी रहे हैं। यहाँ पे हुकूमतें भी बदल गई, तब्दीलियां भी आ गई, लोग भी बदले गए, ऑफिसर्स भी बदल गए, आपकी टॉप कमांड जो है उनको भी बदला गया, लेकिन आज तक हालात तो फिर वहीं पर हम लोग खड़े हैं। आपको थाने जाने की क्यों जरूरत पड़ी है? सीसीपीओ साहब थानों में जाके क्यों विजिट करते हैं? इसका क्या मतलब है? उनको पता है कि अभी मामला ठीक हुए ही नहीं है, वो इसलिए जाते हैं चलो मेरे जाने से कुछ खौफ होगा, ऑफिसर्स कुछ काम करेंगे या फिर नजायज जो लोगों को हवालात में बिठाया जाता है उससे निकलेंगे या नजायज किसी को तंग किया जाता है। बहुत मुश्किल टास्क है, तो हम दुआ गोई हैं कि वाकई ये जो एक तासुर पुलिस के बारे में है इसको तब्दील किया जाए।
असल में जो पुलिस का काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उसकी भी हम कुछ आला मिसालें देखें और आपसे ज़रूर हम शेयर करेंगे। अगर हम देखेंगे एक बहुत बड़ा इशू आते जाते हुए हम लोगों को भी इन मसाइल का सामना रहता है। और कुछ दिन पहले जो आमिर भाई ने निशानदेही की, सिप्रा साहब मैं तो उससे परेशान भी होकर रह गई। शहर में भिखारियों के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन किया है, 450 गिरफ्तार किए हैं और रास्ते में हर सिग्नल पर आपको भिखारियों की भरमार नजर आती है। मुझे उस दिन आमिर भाई ने कहा कि बहुत जगहों पर इस चीज़ की भी निशानदेही हुई है कि ये जो आपकी गाड़ी के शीशे साफ करते हैं, ये लोग इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस होते हैं कि जी देखा जाता है किसके पास कौन सा मोबाइल है, फिर आगे जाके अगले सिग्नल पे बता दिया जाता है। मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ। इस पे क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए, इस पे एक मुनज़्ज़म मुहिम चलनी चाहिए। सिप्रा साहब देखें, क्रैकडाउन किया है उन्होंने, चलें उसको भी हमें एक दिन के लिए, माजरत के साथ एक दिन के लिए, अभी भी आप जिधर क्रैकडाउन किया अभी आप उसी रोड पे चले जाएं। अच्छा मुझे बताएं, पेशावर जो भिखारी, हम उनकी बात कर लेते हैं, ये हैं आपके हर सिग्नल पर, आपके मेन शाहराहों पर। आपकी मेन शाहराहें कौन सी हैं? आपका माल रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, और उसके साथ जो केनाल रोड पर तो कहीं सिग्नल है नहीं। इन्होंने अपनी ड्यूटीज लगाई हुई हैं, अपने इन्होंने स्पेसिफिक जगह जो हैं वो अपॉइंट की हुई हैं। आपको इनकी टाइमिंग के हिसाब से, मतलब मैंने अगर सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंचना है तो मैंने रास्ते में हर रोज जिन जिन बेकारियों को देखना है वो मुझे उसी टाइम पे वहां पे नजर आते हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, यही है। फिर उन्होंने एरियाज बनाए हुए हैं कि क्रीम ब्लॉक मार्केट का अगर सिग्नल है तो वो मेरे पास है, यहाँ पे ये 2-3 लोग ही भीख मांग सकेंगे, वो नहीं। मुस्लिम टाउन का अगर सिग्नल है तो ये वही लोग हैं, मुख्तस हैं, वो वही भीख मांग सकेंगे, किसी को वहाँ रुकने नहीं देंगे। इसी तरह मार्केट्स का मामला ले लें, मार्केट्स में भी यही हालात हैं। और जिसकी बात आप कर रहे हैं कि हाजी आमिर रजा साहब ने जिस बात की निशानदेही की है, ये बिल्कुल होता है कि आपके जो स्क्रीन है उसको साफ करने के लिए या भीख मांगने की सूरत में हमेशा आपकी गाड़ी के अंदर देखा जाता है। मोस्टली यही होता है कि आप मोबाइल जो है या फिर आपके पर्स जो है वो आपने साइड पर रखा होता है, वो उसकी निशानदेही हो जाती है। और उसके बाद वो इस तरह की वारदातें रिपोर्ट भी हुई हैं लाहौर में और होती भी हैं। बात यह है कि अगर आज आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, आज लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल क्यों होगा? मुस्तकिल हल नहीं निकाल सकते। आपने कहा कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास ले जाएंगे, कब तक रखेंगे? इन्होंने कहा कि जो एडिक्टेड लोग हैं, जो नशा के आदी हैं, हम उनको जो फलाही इदारे हैं उनके पास ले जाएंगे, उनके पास भिजवाएंगे। तो आपके किनार रोड पर नशई आज तक फिर रहे हैं, अमाजगाह बन चुकी है, आप उनको नहीं रोक सके। तो मुझे बताएं, शहर के सारे सिग्नल्स पर लोग इस वक्त मौजूद होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, किस तरह रोकेंगे? कब तक ऑपरेशन करेंगे? इसलिए मेरे ख्याल में जो सिप्रा साहब, इसका कोई तो हल निकलना चाहिए। हल इसका एक ही है कि ट्रैफिक वार्डन्स तो बेचारे भगा रहे होते हैं, कई दफा हमने देखा भी है। सम टाइम ये होता है कि आप हॉर्न दे रहे हैं, सिग्नल खुल गया है, कोशिश होती है कि आप निकल जाएं, आगे से भिखारी पीछे नहीं हट रहा, खुदा ना खास्ता फिर कुछ हो जाए तो फिर इल्जाम किस पे आना है जी कि जो ड्राइव कर रहा था उसने नुकसान पहुंचा दिया। देखें, बुजुर्ग देखें, 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, 70 ईयर्स जो लोग हैं वो भी भीख मांग रहे होते हैं। उसके साथ मुझे तो उन खवातीन, माजरत के साथ उन खवातीन पर आता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आपने वो उठा रखे हैं और गर्मी, मई, जून, जुलाई में आपने उनको साथ उठाकर भीख मांग रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये पेशेवर लोग हैं, इन लोगों ने शाम में जाकर ये पैसे कमाकर जाना ही जाना है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, ये सच वाकया सुना रहा हूँ, ये 20-25 दिन पहले का वाकया है। तो मैं फार्मेसी पे गया, वो दोस्त है मेरा, मैं उससे मेडिसिन लेनी थी। तो एक बुजुर्ग आए हैं, उन्होंने मोटी ऐनक लगाई हुई, कुछ 70 साल के करीब उनकी उम्र होगी। तो वो 10-10 वाले उन्होंने ढेर सारे नोट दिए उनको, तो उसने 2000 रुपया उनको दे दिया। तो अब मैं उसको देख रहा हूँ और जब वो निकला तो मैंने पूछा ये कौन है? कहता है ये तो भीख मांगता है यहाँ पे। अच्छा मैंने कहा ये क्यों, ये एक वक्त में आया? कहता है ये 3 दफा आता है। मैंने कहा 3 दफा क्या मतलब? कहता है ये 3 दफा आता है, 5-6 हज़ार रुपये रोजाना लेके जाते हैं। मुझे बताएं कि एक बाबा जी अगर 5-6 हज़ार रुपए, और ये मैं आपको शालामार चौक की बात बता रहा हूँ, शालामार चौक या शालामार गार्डन के अतराफ में एक बुजुर्ग आदमी 5 से 6 हज़ार रुपए भीख की सूरत में बना रहा है, तो आपके शहर के दीगर जो इलाके हैं, जो पोश इलाके हैं, वहां पर क्या हालात होंगे जहां पर 4-4, 5-5 लोग एक ही फैमिली के आए होते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए बात यह है कि आपको एक मुस्तकिल बुनियादों पर एक कैंपेन लॉन्च करने की जरूरत है, मुस्तकिल तरीके से ऑपरेशन करने की जरूरत है। टिप्स पे वो इलाके, वो शाहराएं हैं जहां पर आपको बेकारियों की भरमार नजर आती है, तो कम से कम किसी एक जगह को आप मिसाल बनाएं और दिखाएं कि आपने अगर ऑपरेशन किया है, क्रैकडाउन किया है, तो आपने इस जगह को भिखारियों से मुकम्मल तौर पर फ्री भी किया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कौन से आपके इलाके हैं? आप सारे तो एक कैवेलरी वाला इशारा है, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं,
आपका मुस्लिम टाउन है, बहुत सारी बड़ी मुस्लिम टाउन, मॉल टाउन, पूरी रोड पे जिस सिग्नल पे आप रुक जहाँ भी जाएं, सिग्नल है वहाँ पर दादा साहब की सराउंडिंग में देख लें कितनी है। इसी तरह हर जगह पर आपको भिखारी मिलेंगे। बात यह है कि वो एक तो चलो मुस्तहिक है, मुस्तहिक को आप किस तरह जांच कर सकेंगे उसकी कि ये पड़ताल करेंगे कि ये मुस्तहिक है। तो इसको मुझे बताएं कि मुस्तहिकीन तो बैठेंगे, मुस्तहिकीन तो फिर भीख मांगने के लिए आएंगे, उसकी आड़ में ये पेशावर भी लोग आएंगे। तो इसको आप इसमें फर्क किस तरह करेगी, इंतजामिया किस तरह ढूंढेगी कि कौन से पेशावर है। इसलिए अगर इनका देखें, इस तरह की बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आई हैं। बिल्कुल आपने ठीक है, लाहौर में भी ट्रैफिक वार्डन ने पकड़ा है। इसका बैठ कर पुलिस को, इंतजामिया को कोई तो हल निकालना है, क्योंकि आपकी वारदातें इस वजह से हो रही हैं, आपके लोगों को नुकसान इस वजह से पहुंच रहा है, हादसात इस वजह से हो रहे हैं। इतना बड़ा शहर है, हर सिग्नल पे 2-3 पुलिस कांस्टेबल लगा दें और उन्हें सख्ती से कहें कि यहाँ किसी को खड़े नहीं होने दें, मेरे ख्याल में हल हो जाएगा। लेकिन मुस्तकिल बुनियाद पर लगाएगा कौन? उनको उनकी ड्यूटी जो है उसको चेक कौन करेगा? सर, यहाँ पे ड्यूटियां निभाने को भी कौन तैयार होता है? बड़ी मुश्किल से कोई ये ड्यूटी निभाएगा। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स पर फैसला 7 यौम में होगा। 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। इस फैसले से अवाम को कितना फायदा होगा और 7 रोज में क्या वाकई फैसला हो पाएगा? इससे पहले क्या सिस्टम चल रहा था, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं जी, खबर हमारे पास है, ताजिर डटके हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पर फैसला 7 यौम में होगा। 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है। शाहिद सिप्रा साहब क्या कहते हैं, ताजिरों का ये जो रद्द-ए-अमल है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब से पीटीआई बरसरे इक़्तिदार आई है ना, टैक्सेस की तो भरमार है। कभी किसी सूरत में, कभी किसी सूरत में। साहब कहते भी हैं जी टैक्स आपने लाजमी देना है। पूरी दुनिया की मिसाल देते हैं तो पूरी दुनिया में टैक्स देकर लोगों को फिर उस तरह की सहूलियात भी दी जाती है। आप सहूलियात जो है वो पाकिस्तान जैसी रखें और जो टैक्सेस हैं और इस तरह के जो उनसे रेवेन्यू जनरेशन है वो कहें कि हमने पूरी दुनिया की तरह वसूल करना है, तो इस तरह मुमकिन नहीं है। टैक्स दे, अवाम का पैसा कहाँ जा रहा है वो अवाम को पता ही नहीं। फिर इस तरह है ना, देखें आज ताजर बरादरी है जिसको रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है आपकी इकोनॉमी में, आप उनको परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस इजाफी लगा रहे हैं। तो ये इजाफी टैक्सेस अगर उन पर होंगे और उसकी शरह में 300% तक इजाफा होगा तो अल्टीमेटली इसका बोझ उन पर तो पड़ेगा ही, लेकिन ये हम लोगों पर भी पड़ेगा। हम लोगों ने उनसे खरीदारी करने के लिए जाना है। सही कह रहे हैं। तो जब हम उनके पास जाएंगे तो ये टैक्स इजाफी जो आएगा तो वो पैसे हमारी जेबों से भी निकलेंगे। इसलिए जो ताजरों को, ट्रेडर्स को तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सुने गए। अब पता नहीं कब तक सुने जाते हैं, क्या मामला आता है, इसके नताइज क्या निकलते हैं, ये तो बात की बात है। हमारे यहाँ ये हमेशा है कि जिस मामले पर मट्टी डालनी हो आप उस पर कमेटी बना दें। यहाँ भी यही है कि आपने वजीर मोहतरम की सरबराही में आपने कमेटी तश्कील दे दी है, उसमें बड़े बड़े जो लोग हैं उनको साथ रख दिया है और साथ में चैम्बर और उसके साथ अंजुमन ताजरान के लोगों को रखकर इस बात को कहा जा रहा है कि ताजर बरादरी जिस बात का शिकवा कर रही है और ये कह रही है कि पुराने जो टैक्सेस हैं उनको बहाल किया जाए, मौजूदा टैक्सेस पर हम नहीं जा सकते। अब देखें इसमें दरमियानी रास्ता होता है। और फिर पहले तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जब भी कोई डिसीजन करना है, जब कोई फैसला आप करने जा रहे हैं, आप उनसे मुंसलिक जितने भी इदारे हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनके साथ ले, उनको बिठाएं, एक टेबल टॉक करें ना, आप उनको बिठाएं। आज भी तो आप बैठ रहे हैं ना टेबल पर, टेबल पर बैठ के बात होगी, डायलॉग्स होंगे तो कोई उसका मुस्बत रिजल्ट निकलेगा। आज क्या है कि आज आप कहें कि डिक्टेटरशिप और आमरीत की तरह आप कहें कि हमने ये आप पे मुसल्लत कर दिया और हमने ये पैसे लेने हैं, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ताजरों के मसाइल सुने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनके जो मामलात हैं वो सुने। उम्मीद की जा सकती है कि अब इलेक्शन करीब आ रहा है, अब शायद, क्योंकि ताजर जो है वो इलेक्शन में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और वो किस तरह करते हैं वो आपको पता है कि वो फ्लेक्सीज, बैनर्स और इवन के जो खाने चल रहे होते हैं डेरों पे, वो भी बड़े बड़े ताजर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ये उनको शौक भी होता है, पार्टी के साथ वाबस्तगी भी होती है, ये सारी चीजें होती है। इसलिए अब उम्मीद है कि कमेटी तो कायम हो गई है, अब इसमें डिसीजन क्या आता है ये तो बात की बात है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट से कम अज़ कम मुझे तो किसी बात का यकीन नहीं होता कि कोई मुस्बित नताइज जो है वो सामने आएंगे, लेकिन तवक्को की जा सकती है कि शायद वो निकल आए। कर दी इस तरफ के इलेक्शन भी करीब है, ताजिरों की हिमायत भी इनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखती है और वाकई रखती है। तो वक्त करीब है। अब देखें जी, ताजिरों का ये जो फैसला है, उन्होंने कहा है कि जी 7 यौम में फैसला होगा और इसके लिए कमेटी का, अब कमेटी ये क्या करती है ये तो वक्त ही बताएगा। हमने फिलहाल ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है,
आज 2 बजे उसमें फैसला भी होना है कि स्कूल्स की बंदिश कब तक होगी, तो इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अपडेट्स आपके साथ कोविड की शेयर करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी अपडेट आपके साथ शेयर करते चले। मुस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के बाद मुसलसल जारी हैं और इसके साथ साथ मार्केटें, तालीमी इदारे बंद। कोरोना का जोर जो है वो फिर भी नहीं टूट पा रहा। रोजाना की बुनियाद पर केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ स्कूलों की बंदिश के हवाले से बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें मैसेजेस भी करते रहते हैं कि जी स्कूल कब खुलने जा रहे हैं। तो आज जो है वो कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है सूबाई वज़ीर तालीम की, जिसमें फैसला ये किया जाएगा कि स्कूल्स आया खुलेंगे या नहीं। सूबाई वज़ीर तालीम और सेहत कॉन्फ्रेंस में 2:30 बजे जो है वो शिरकत करेंगे और इसकी सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब करेंगे। तो इसके लिए तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, ये इकदामात भी जो इंतज़ामिया की जानिब से उठाए जा रहे हैं, मार्केटें 2 दिन बंद रखने के, मार्केटों की टाइमिंग लिमिटेशन की, स्कूलों की बंदिश की, बावजूद इसके कोरोना काबू क्यों नहीं पा रहा? सिप्रा साहब, वजह क्या है? वजह यही है कि हमने एहतियात ही नहीं करनी, और क्या वजह है? और शादी हो, आउटडोर 300 लोग आए तो वहाँ कोरोना कुछ नहीं कहता है। इलेक्शन हो, जलसे हों, कॉर्नर मीटिंग्स हों, इंतखाबात हों, लाइनों में लोग लगे हों, ये हमारी दोहरी पॉलिसियां और दोहरा मेयार जो है ना, इसकी वजह से यही एतमाद नहीं ना बनता आवाम का। यही वजह है कि आप एक साइड पे तो सख्ती कर रहे हैं कि आप स्कूल्स को बंद कर दें, तालीमी इदारे बंद कर दें, और मार्केट्स आपकी खुली हैं, वहाँ SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कारोबार को भी बंद कर दें, बात यह है कि बैलेंस लेकर चलें। जब बैलेंस आएगा तो फिर लोगों का एतमाद भी बनेगा। कारोबार क्यों बंद हो जब आप अपनी गैदरिंग, तो स्कूल क्यों बंद हो? हाँ वही ना, जब आप अपनी गैदरिंग उस तरह से करें, इंतजामिया को यहाँ पर भी फिर सख्ती करनी चाहिए। देखिए 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से बच्चों का मुस्तकबिल जिस तरह दाव पर लगाया गया है। आप बताएं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG, जिन लोगों की हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इनकी बुनियाद बननी, बिल्कुल। मुझे बताएं ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो किस तरह हो रही हैं, वो सबको पता है। बच्चे कहाँ ऑनलाइन क्लास लेकर बैठते हैं? हमारी आधे घंटे 45 मिनट की हमें ऑनलाइन बैठकर कोई कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी तो हमें वो मुश्किल हो जाती है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्चों इसलिए आप मार्केट्स को खोले रखें, तालीमी इदारों को भी खोल देना चाहिए। तालीमी इदारे खुले। देखें, आपके जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग बच्चों की तादाद है वो बहुत कम होती है। 10, 12, 15 लोग जो हैं, हद 20 लोग जो हैं एक क्लास में होते हैं। उनको SOPs के मुताबिक बिठाया भी जा सकता है, वहां अमल दरामद भी हो सकता है। यहाँ क्या सूरत हाल है कि आपका गवर्नमेंट सेक्टर, आपके जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहां स्ट्रेंथ ज्यादा है। एक क्लास में 60, 70 तलबा और तालबात हैं। असल मार इनको वहां से पड़ रही है। वहां पर आप कोरोना के SOPs जो हैं उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। मास्क जो है, एक मास्क का पहनना जो है आज तक उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सका। सैनिटाइजर बहुत दूर रह गया, समाजी फैसला तो कहीं नजर ही नहीं आता। तो मुझे ये बताएं कि मार्केट्स खुली हों, शादियां चल रही हों, जल्द से जुलूस हो रहे हों, लाइनों में लोग, कतारों में लग के लोग, और इसके बावजूद लोगों में कोरोना का खौफ हो, कैसे हो? मुमकिन नहीं है ना। बात यह है कि आपका 20% लोग जो हैं, 20% जो आप तबका है, आप उनको उन पर इम्पोज कर दें कि इनको बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद 80% जो मामलात हैं वो आपके चलते रहें, तो फिर आप आवाम क्या समझेगी? आवाम तो इस वक्त देख रही है उनका रोजगार चलना चाहिए, उनके मामला चलने चाहिए। आप उन वालदैन से पूछें जिनके बच्चे जो हैं आज बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र जो है वो ओवर एज हो रहे हैं। देखें 3 साल में दाखिल होना होता है, 5 साल 5.5 साल का वो बच्चा हो गया, अभी तक स्कूल दाखिल नहीं हो सका। उसकी क्या वजह है? कि आपका कोविड है। हर 2-3 दिन के बाद जो है, मैं अपने बच्चे की मिसाल देता हूँ, 9 दिन गया साल में वो स्कूल, तो अगली क्लास में 9 दिन के बाद अगर वो अगली क्लास में चला जाएगा तो आप क्या तवक्को करेंगे तो उसने स्कूल में क्या पढ़ा है? इसमें सबसे दर्दनाक सूरत हाल क्या है जिसपे पेरेंट्स का कंसर्न, मैंने बहुत सारे लोगों को, मतलब कैलकुलेटेड डेज लोगों ने बताए हैं कि फीसों के करीब आके स्कूल खोल दिए जाते हैं और जैसे फीसें वसूल होती है स्कूलों की बंदिश का फैसला। स्कूल खोलें या बंद रहें, फीस आपको वोचर आना ही आना है। आपको वोचर आ गया, अगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो आपकी कॉल आना शुरू हो जाएंगी। पूरी फीस, वो 20% वाला कोई चक्कर नहीं है, वो अदालती हुक्म जो है वो कोई नहीं है। ये तो जब कोरोना शुरू हुआ था, मुसलसल बंदिश रही थी स्कूलों की, तब भी जिन स्कूलों ने पूरी फीस लेनी थी उन्होंने ली है। अब बात ये है कि तालीमी इदारों को, मैं तो आपसे आज से 6 महीने पहले हम बात कर रहे थे, उस वक्त भी यही कह रहा था कि तालीमी इदारों को खोलें,
बच्चों को बताएं कि कोरोना जो है इससे हमने किस तरह निपटना है, इस पर किस तरह काबू पाना है। बड़ों से ज्यादा आपको बच्चे अच्छे तरीके से बता रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप बच्चों के पास बैठे उनसे बातचीत करें, जिस समझदारी का बच्चे मुजाहिरा कर रहे हैं, यकीन माने मैंने बड़ों को नहीं करते हुए देखा। तो फिर बड़ों ने तो करना ही नहीं है ना। बड़े तो आपके सामने हैं कि उनको मास्क का कह दें तो अब तो लड़ाइयां शुरू हो गई ना। आप मुझे ये बताएं कि आप किसी को मास्क पहनने का कह दें फैमिली मेंबर में से भी, तो वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और जिस किसी ने पहना होता है वाकई उसका मजाक उसका मैं जिम्मेदार आपकी उस बंदे को नहीं ठहराता, मैं रियासत को जिम्मेदार ठहराता। रियासत ने उस तरह का एतमाद ही नहीं बनाया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबल रियासत भी है। खैर, हमने आगे चल के प्रोग्राम में बात करनी है जी। आज वैक्सीनेशन 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए इसका आगाज किया जा रहा है। इसकी अहमियत क्या है, कितना जरूरी है बच्चों को वैक्सीनेट कराना, इस पर हम बात करेंगे। शाहिद सिप्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। को ये बताया था कि जी आज से बच्चों की बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन का आगाज होने जा रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेशन करवाने को तैयार ही नहीं है। पोलियो की मिसाल हमारे सामने है। पोलियो के कतरे पिलाने के लिए अभी तक बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, अपने बच्चों को तैयार नहीं है। बावजूद इसके कि अभी कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हमारे लिए वैक्सीनेशन, सवालात लोग करते हैं ना कि आया वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, आया आपको मास्क नहीं पहनना पड़ेगा, SOPs पर अमल दरामद नहीं करना पड़ेगा। उस पर अब लोगों का माइंडसेट चेंज करना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, बच्चों में वैक्सीनेशन की अहमियत क्या है, कितना जरूरी है, वैक्सीनेशन बचाव का एक वाहिद तरीका है, ये सब चीजें हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज भी हम स्पेशली यही डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम आगाज कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, ये जो फैसला किया गया है बच्चों में आज से बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन के अमल को शुरू किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? लोग सवाल ये कर रहे हैं कि कहा जा रहा था बच्चों को जरूरत नहीं है, क्यों ये जरूरत महसूस हुई? देखिए जी, इसकी मेन वजह तो यही है कि इस वक्त जो डेल्टा वेरिएंट जो प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तान में जो मौजूद है, ये बच्चों को भी बड़ी तेजी से इफेक्ट कर रहा है। और पूरी दुनिया में इससे पहले जो है बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन जो थी वो अप्रूव नहीं हुई थी। अब ये फाइजर और मॉडर्ना, ये दो वैक्सीनेशन हैं जो कि 12 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए अप्रूव कर दी गई है। तो कीपिंग इन लाइट के बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, और समटाइम्स बच्चे जो हैं वो एसिम्टोमेटिक भी होते हैं कि उनमें उस तरह से सिम्टम्स मौजूद नहीं होते, मगर वो कैरियर्स होते हैं। और उसकी वजह से फिर ये होता है कि वो घरों में जब वापस जाते हैं तो वो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं या घर में जो एल्डर्स होते हैं, उनको फिर वो इन्फेक्शन ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को भी वैक्सीनेशन की रेंज में लेकर आए। नौशीन हामिद साहिबा, लोगों के सवालात जो लोग हमसे पूछते हैं, मैं तो समटाइम परेशान हो जाती हूँ कि इसके जवाब हम किस तरह से लोगों को दें, क्योंकि लोग अपना माइंड ही चेंज करने को, एतमाद ही जो है वो वैक्सीनेशन पे करने को तैयार नहीं। लोग कहते जी वैक्सीनेशन हम क्यों कराएं, हमें तो फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मिसालें हमारे सामने हैं जिनको वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हुआ, वैक्सीनेशन के बाद भी आपने मास्क पहनना है, वैक्सीनेशन के बाद भी आपने समाजी फासला रखना है। तो इस तरह की वैक्सीनेशन का फायदा क्या कहना चाहेंगे इस तरह के लोगों को? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन का डेफिनेटली एक पॉजिटिव हमारे पास है फीडबैक कि जितने लोग भी वैक्सीनेट होते हैं वो अगर कोविड इन्फेक्शन कैच भी करते हैं तो वो सीरियस नेचर की नहीं होती, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और अर्ली रिकवरी हो जाती है। मेजॉरिटी केसेस इस वक्त भी जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं क्रिटिकल केयर में, उनमें से मेजॉरिटी लोग वो हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। तो ये इनफ एविडेंस है ये बताने के लिए कि वैक्सीन अगर टोटली प्रिवेंट नहीं भी करती तो सीरियस डिजीज को डेफिनेटली प्रिवेंट करती है और आप क्रिटिकल केयर में जाने से बच जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मास्क का इस्तेमाल तो मैं समझती हूँ कि जब तक हमारे मुल्क में हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं हो जाती, 70 to 80% जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, तब तक मास्क का इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा जो लोग वैक्सीनेटेड होते हैं वो खुद उनमें सिम्टम्स तो नहीं आते मगर वो कैरियर्स बन जाते हैं।
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए मैं समझती हूँ कि मास्क का इस्तेमाल करना हमारी एक कौमी तरीका है। अच्छा जी, जरूरी है कि इस मुहिम का आगाज करने से पहले प्रॉपर एक कैंपेन चलाई जाती, लोगों को एतमाद में लिया जाता, पेरेंट्स को एतमाद में लिया जाता, कुछ ऐसा रद्द-ए-अमल अपनाया गया है? नहीं, देखें जी, मैं समझती हूँ कि जितनी अवेयरनेस इस वक्त आप लोग मीडिया पे क्रिएट कर रहे हैं, डेली इसके ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उसके अलावा गवर्नमेंट के चैनल्स जितने हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को वक्तन फवक्तन इस चीज़ की हाईलाइट करते हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं वो लोग सब इस चीज़ को ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर या ट्वाइस और थ्राइस अ वीक जो है वो लोग आवाम को अवेयरनेस दे रहे हैं। तो इससे बड़ी अवेयरनेस कैंपेन तो मैं समझती हूँ आज तक कभी ना दुनिया में चली है ना पाकिस्तान में चली है। मजीद अवेयरनेस की अब मतलब लोगों को मैं समझती हूँ कि हर चीज़ का अब इल्म है, मगर बेसिकली लोग कोविड को ही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वैक्सीनेशन तो फिर सेकेंडरी बात है ना। सही। हमारे लोग कोविड अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये कहिएगा क्या सभी बच्चों को वैक्सीनेशन करानी है इस एज ग्रुप के? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं खुदा न खास्ता अगर वो किसी मर्ज में मुब्तला हैं या उनकी इम्यूनिटी कम है, किन बच्चों को रिकमेंड नहीं की जा रही है? सभी इक्वली लगवा सकते हैं? नहीं जी, देखिए ये जो फाइजर की वैक्सीन है, ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं या जो कि किसी किस्म की क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला हैं, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, ये उनके लिए भी रिकमेंडेड है। तो इनकी गाइडलाइंस जो हैं वो इशू कर दी गई हैं, वहाँ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, उनको आप अपनी हिस्ट्री दें तो वो उसकी रोशनी में सही। तो हमारे साथ स्टूडियो में भी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनकी माहिराना राय भी लेंगे। मुझे ये बताइएगा स्कूलों की बंदिश के हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगी आप? क्या आपकी माहिराना राय क्या है? मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए स्कूल बंद रहने चाहिए, खुलने चाहिए? डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा की लाइन ड्रॉप हो गई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी कि अब हमने हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, सीनियर डॉक्टर हैं जिनसे हमने उनकी माहिराना राय लेनी है कि आया वो लोग जो कि अभी भी ये कह रहे हैं कि जी ज़रूरत नहीं है वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की अहमियत क्या है, कितना ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए बर वक्त वैक्सीनेशन कराना, इस पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक मेडिसिन, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आपके बुलाने का शुक्रिया। सर आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मेहरबानी है कि जब कभी भी हम आपको बुलाते हैं आप यहाँ पर हाजिर रहते हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। सबसे पहले ये फैसला कैसे देखते हैं जिसका आज सिलसिले का आज से आगाज किया जा रहा है? नॉर्मली कहा जा रहा था बच्चों को कोरोना कुछ नहीं कहता, बच्चों को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं, इस पर यह फैसला कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले जितने लोग सुन रहे हैं उनकी मालूमात में मैं पहले भी कई दफ़ा मेरे कुलीग्स और हमारे जितने भी पीडियाट्रिक के लोग हैं अपनी अपनी जगह ये इत्तला सबको दे चुके हैं। मैं इसको दोहराता हूँ कि बच्चों में, हर उम्र के बच्चों में, जब से हमने 25 मार्च पिछले साल से लेकर कोरोना के वार्ड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुकूमत पंजाब की हिदायत पे आगाज़ किया था, उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि हमारे पास कोरोना के बच्चे दाखिल नहीं हुए। न्यू बॉर्न से लेकर यानी चंद घंटों के बच्चों से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चों तक हर उम्र के बच्चे दाखिल होते रहे हैं। इस वक्त भी हमारे पास 12 बच्चे दाखिल हैं और हर किस्म की अंडरलाइन बीमारियों वाले भी रहे हैं, नॉर्मल बच्चे भी रहे हैं, होम आइसोलेशन वाले बच्चे भी आए जिनको हमने घर भेजा। तो प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट अब आहिस्ते आहिस्ते अवॉइड होना चाहिए कि बच्चों में कोरोना नहीं होता। मेरा ख्याल है रिसेंटली जो डेल्टा वेव आई है इसमें तो बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। आज से 4 हफ्ते पहले जो यूएस की अपनी फिगर थी कि एक हफ्ते के अंदर 1 लाख डॉक्यूमेंटेड बच्चा यूएस में डेल्टा वेव के साथ या कोरोना के साथ इफेक्टेड था। पाकिस्तान, यानी हम ये कह सकते हैं ये डेल्टा के बाद बच्चों में ज्यादा कोविड कंपैरेटिवली, लेकिन ये कि हर वेव में ज्यादा था और डेल्टा में बहुत ज्यादा। इस दफा तो बच्चे तमाम फैमिलीज, करीबन आप सोचिए जितने पीडियाट्रिशियंस बैठे हैं, फैमिली फिजिशियंस बैठे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, तमाम लोगों को फैमिली से कॉल्स आ गई। बल्कि आप जो कह रहे थे कि लोग वैक्सीन पे राजी नहीं है, एक सेगमेंट ऐसा है जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि प्लीज बताइए बच्चों को कब वैक्सीन लगेगी, हमारे बच्चे अनप्रोटेक्टेड हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, हमें इसको समझना पड़ेगा। देखिए, वैक्सीन 2 वजूहात पे लगाई जाती है। नंबर 1 बीमारी ना हो, नंबर 2 उसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो।
अगर एक बीमारी खुदा न खास्ता हो भी जाए और इसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो तो ये बहुत बड़ा एक समझ लें सहूलत है। और कोरोना क्योंकि एक चेन की तरह एक से दूसरे तीसरे चौथे, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, बुजुर्ग से बच्चे, सबको लगता है। तो हम सबकी एक माशरती जिम्मेदारी, आप एक क्लासरूम में देख लीजिए, बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आधे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं होते। ठीक है, आपके घर में बुजुर्ग नहीं है, आपके साथ वाले के घर में है। बिल्कुल ऐसे। अब आप कहें जी मेरा तो मसला नहीं है, मेरे पास तो कोई बुजुर्ग घर में नहीं है, तो चुनाचे मैं नहीं लगाऊंगा, मैं कैरियर हूं भी तो मैं नहीं इफेक्ट करूंगा। तो आप एक माशरती जिम्मेदारी, आपके उस्ताद पढ़ाने वाले हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे कुलीग्स होंगे, आपके क्लास फेलोज होंगे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो कैरियर स्टेट भी बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चों को बॉडी एक्स एंड पेन्स, बुखार, नज़ला जुकाम, गला खराब, शदीद तकलीफ भी हो रही है। और बच्चों में ऐसे यकीनन ऐसा है कि बच्चे दाखिल अस्पतालों में कम हो रहे हैं, लेकिन घरों में आप इमेजिन कीजिए कि पूरा घर आइसोलेट हुआ हो 14-14 दिन के लिए, एक खौफ की फजा तारी हो, लोग हमें कॉल करते, पीपल आर स्केयर्ड। तो लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये वैक्सीन जो हम लगाने लगे हैं ये बहुत ही ऐसा इक़दाम है हुकूमत का, और ये बड़े राइट टाइम पे है, और ये बहुत महफूज वैक्सीन है। अब समझिए बात को कि ये बल्कि छोटे बच्चों में तो इसकी इफेक्टिवनेस 12 से 15 साल और उसके ऊपर इवन 100% भी कुछ डाटा में आई है, और 15 से 18 साल में ये करीबन 95% आई है फाइजर वैक्सीन जो गवर्नमेंट ने लगाई है। अब क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो पेरेंट्स की मालूमात में हम कुछ इजाफा करते चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों ने लगवानी है, और कौन से बच्चे आप समझते हैं कि वैक्सीनेशन इनको नहीं लगवानी, या हर बच्चे को वैक्सीनेशन लगवानी है इस एज ग्रुप के? देखिए, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। जो गवर्नमेंट इस वक्त लगा रही है ये वही वैक्सीन है जो FDA ने अप्रूव की है, फाइजर की वैक्सीन है, और ये बहुत से मुल्कों में बच्चों को लगी है। आई नो मैनी ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स जो मिडल ईस्ट में या दूसरे मुल्कों में रहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं, उनके बच्चों को 12 साल से ऊपर भी लगाई गई है, और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ये रिसीड होती भी उस उम्र तक पहुँच जाएगी। तो फाइजर वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। ये आप समझिए कि इसका 95% तक इफेक्ट बहुत सारी स्टडियों में देखा गया है, और ये इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको ये बीमारी या तो बिल्कुल ना हो, या हो तो बहुत ही माइल्ड हो, या आप सिर्फ कैरियर हो। सही सही। तो बच्चों के लिए ये जो है मच रिकमेंडेड है कि फाइजर बच्चे लगवा सकते हैं, इसका अब जो है वो अच्छा देखा गया है रिजल्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्या हर बच्चे को लगानी है, या कौन से ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं, उनको आप कहेंगे कि जी इनको वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए इनके लिए? देखिए, बल्कि जो बच्चे मर्ज में मुब्तला हैं उनको तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो बच्चे खुदा न खास्ता कोई ऐसी दवा ले रहे हैं, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है जो इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से इम्यूनोस्प्रेशन के ऊपर है, या और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनकी वजह से बच्चे बेचारे मुश्किलात का शिकार हैं, उन बच्चों में ये वैक्सीन कई दफ़ा आप ये ज़रूर कीजिए कि अपने ज़ाती मालिज से जो उसको डील कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उससे पूछिए, लेटेस्ट गाइडलाइंस को रिव्यू करते रहिए, क्योंकि कोरोना में डे टू डे नई बातें आ रही हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि कोई बच्चे को अपनी मर्जी से ये तसव्वुर करके कि इसको वैक्सीन नहीं लगवानी। वैक्सीन सबको ही लगनी चाहिए। सही, सबको ही लगनी है, लेकिन ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता अगर बच्चा किसी मर्ज में मुब्तला। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नॉर्मली होता क्या है जी, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है, बहुत सारे लोगों से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो लोग परेशान हो गए जी कि हमने वैक्सीनेशन कराई है, हमें बुखार हो गया, बाजू में दर्द हो रही है। तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि बच्चों में भी ये चीज़ें होंगी, हो सकती हैं, और वैक्सीनेशन के बाद आपने किस तरह से एहतियात करनी है? डॉक्टर साहब क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें जितना भी लिटरेचर जो बच्चों को जिन मुल्कों में वैक्सीन लगी है उसमें ये बुनियादी से साइड इफ़ेक्ट होना, मसलन जहाँ पे टीका लगा वहाँ पे बाजू में दर्द होना, हेडेक सी हो जाना। नॉर्मली भी बच्चों को वैक्सीनेशन जब आप कराते हैं तो ये होता है। मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं, उनको 2-2 दिन बुखार भी रहता है, बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, लेकिन बीमारी इतनी बड़ी है कि उसके लिए ये मामला को बहुत बड़ा नहीं है। हाँ। आपको जनरलाइज बॉडी वीकनेस सी हो सकती है, बॉडी एक्स एंड पेन्स हो सकती हैं, हेडेक हो सकती है, जहाँ टीका लगे वहाँ दर्द हो सकती है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा शायद बुखार भी हो जाए, लेकिन ये किसी भी वैक्सीन के साथ एक परसेंटेज होती है जिनको होता है। ऑब्वियसली जब आप मैक्स लेवल पे करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगवाते हैं तो वो परसेंटेज हज़ारों में आती है, चुनाचे नुमायां हो जाती है, लेकिन देखा जाए तो वो पॉइंट कुछ परसेंट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे ऐसे हैं, मौसम की तब्दीली है और आजकल आपको पता है एयर कंडीशन लग रहे हैं, सुबह समटाइम आप उठे तो आपको ऐसे बॉडी में पेन हो रही होती है, तो बच्चे जो नज़ला ज़ुकाम बुखार में मुब्तला हैं लेकिन कोविड नेगेटिव हैं, वो
क्या वो भी वैक्सीनेशन करा, बच्चे बड़े सभी, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए? ड्यूरिंग डिजीज हमें वेट करना चाहिए। ठीक है। कोई भी नज़ला जुकाम, गला खराब, बुखार हो, खासकर जब बुखार हो तो उसमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यहाँ ये बात बतानी ज़रूरी है कि इस वक्त क्योंकि सितंबर का महीना है, पतझड़ का मौसम भी, अस्थमा के अटैक्स भी आएंगे, तो उसमें एलर्जी, नज़ला जुकाम, एलर्जिक राइनाइटिस वाले बच्चे हो सकता है हफ्तों नज़ले में रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैक्सीन ना लगवाएं। यहाँ मेरी मुराद उन लोगों से है जिनको एक्यूट इन्फेक्शन हो और उनका डॉक्टर उनको बताए कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है, बुखार है, नज़ला जुकाम है, वायरस है या कोई और बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको ये अलामात है। वो बच्चे अपनी वैक्सीन को उतनी देर या बड़े भी उतनी देर पेंडिंग कर सकते हैं जब तक वो ठीक नहीं होते। सही। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन कराने के बाद जो हम एहतियात है डॉक्टर साहब उसको वैसे रखनी है, बच्चों ने भी बड़ों ने भी, आपने उसी तरह से अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखना है, डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, मास्क भी पहने, बच्चों ने क्योंकि स्कूल भी जाना है, तो वो एक ये इम्पैक्ट ना बच्चों में आ जाए कि अच्छा जी हमने तो वैक्सीनेशन करा लिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसी इम्पैक्ट ने ये जो जितनी वेव्स पैदा हुई हैं ये इम्पैक्ट की वजह से पैदा हुई कि जी मैंने अब मास्क नहीं लगाना। जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक आपकी मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी 90% लोग प्लस आपके वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक ये अंदेशा रहेगा। आपको भी ऐसे ही लोगों से डिजीज लगी जिन्होंने कॉपरेट नहीं किया और वैक्सीन नहीं लगवाई। अगर ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवा लेते, जितनी गवर्नमेंट इस पर इंसिस्ट कर रही है, जिसमें हमारी सीनियर मोस्ट हायरार्की से लेकर हर लेवल पे मीडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर, हमारे जो यहाँ के सेक्रेटरी साहब, सब लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से पब्लिक को बताया जा रहा है कि वो वैक्सीन लगवाएं। तो अगर सब लोग वैक्सीन के लिए कॉपरेट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिक वो फ़ज़ा, अब हम तस्वीरें ग्रुपों पे शेयर करते हैं कि फ़लाँ मुल्क में 100% एक्टिविटी रूटीन पे आ गई, उसकी वजह ये कि वहाँ तमाम लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। एटलीस्ट एक फ़िज़ा क्रिएट हो जाती है सेफ्टी की और उसमें बीमारी के फैलने के इम्कानात कम हो जाते हैं। चुनाचे जब तक सब लोग नहीं लगवाएंगे तब तक आपको ये मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि जो नहीं पहनेगा वो अगर उसकी वैक्सीन लेग से थोड़ी सी कम इफेक्टिव होगी, वो दोबारा बीमार होगा तो उसको ये ख्याल आएगा जी मैंने तो वैक्सीन लगवाई हुई थी, मुझे क्यों हुआ। क्योंकि इसमें मुमकिन है आपकी स्ट्रेन्स चेंज हो गई हैं, अल्फा थी, बीटा थी, अब डेल्टा आ गई है, हर एक के थोड़ा सा फ़र्क आता है तो उसमें इम्कान होता है। और ये थ्रू आउट फ्लू फैमिली का पैटर्न रहा है, पहले भी फ्लू फैमिली के वायरसेस ऐसे ही बिहेव करते रहे हैं कि उनकी स्ट्रेन्स चेंज होती रहीं और आहिस्ते आहिस्ते ओवर द स्पैन ऑफ 1 और 2, 3, 4 ईयर्स वो चीज़ पूरी कह लें कम्युनिटी में फैल गई, इम्यूनिटी डेवलप हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो गई। तो इसके बाद आपको एहतियात अभी करनी पड़ेगी और उसमें वैक्सीन लगवाने के बाद भी अपनी एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन समझना चाहिए कि हम दुनिया की तमाम एहतियातें, खुदा न खास्ता किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे उसने पूरी एहतियात की हो, तो क्या वो दोबारा एहतियात छोड़ देगा? बिल्कुल ऐसे। या किसी ने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो क्या इसका मतलब सब लोग तेज चला ले? तो किसी एक मिसाल या दो मिसालों पे एक प्रिंसिपल को डिसएग्री नहीं किया जा सकता। आइडियली सबको वैक्सीन फॉलो करनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं या हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हैं, थैलीसीमिया के पेशेंट हैं, क्या ये बच्चे भी बिला खौफ ख़तर वैक्सीनेशन करा सकते? देखिए, वंस अगेन ये एक ब्रॉड टर्म है। थैलेसीमिया के स्टेजेस, कैंसर के किस स्टेज पे हैं, वो अपनी बीमारी के किस स्टेज पे हैं, यहाँ मेरा मशवरा उनको ये ज़रूर होगा कि अपने ज़ाती मालिज से इस पर ज़रूर रब्ता करें, उनसे पूछें, क्योंकि डेफिनेटली ये बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं और ये इफ़ेक्ट हों तो खुदा न खास्ता जो ज़्यादा बीमार होकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी बच्चे, आप समझिए कि वो शदीद बीमारी का शिकार हुए, ये वही बच्चे थे जिनमें अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटीज़ थी। लेकिन इसमें डेफिनेट रिकमेंडेशन जो है वो केस टू केस को असेस होनी चाहिए। एंड मैस सबको लगनी चाहिए, इनमें से भी माइल्ड डिजीज़ वाले बच्चों को लगनी चाहिए, डायबिटिक बच्चे हैं हमारे पास जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आते हैं उनको भी लगनी चाहिए, और भी इस तरह हार्ट डिजीज़ के भी बच्चे हैं। लेकिन इसको डिस्कस करना अपने प्राइमरी फिजिशियन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हमारे रिपोर्टर अजमत ने ज्वाइन किया है। अजमत, सबसे पहले तो ये बताइएगा, वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बच्चों की जो है इसका प्रॉपर आगाज़ हो चुका है, कहाँ से पेरेंट्स आके अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करा सकते हैं और कौन सी वैक्सीनेशन बच्चों को लग रही है? जी ना, आज से 15 साल से बच्चों को वैक्सीन लगने का आगाज भी हो गया है और शहर के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चों को जो वालिदैन है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर बात की जाए शहर के जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे एक्स सेंटर, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। 15 साल से बच्चों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आई है। बच्चों से भी जब मैंने बात की गई है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है वो खुशी से वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। और बच्चों में मैं ज्यादा करंट और खुशी देख रहा हूँ वैक्सीन लगाने के मुकाबले में एज कम्पेयर टू जो बड़े अफराद हैं। और दूसरी जो खुशी की बात यह है कि शहर लाहौर में तकरीबन
BH आबादी को वैक्सीन भी लग गई है। आज जो 53,10,952 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि पिछला एक अजमत, क्या कोई स्पेशल काउंटर बच्चों के लिए बनाया गया है और बच्चों का मुआयना करने के बाद उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है? अना प्रोसेस बिल्कुल सेम है, काउंटर सेम, वही जो बड़ों के हैं वही बच्चों के हैं। पहले बच्चे अपने अवे फॉर्म लेके आएंगे, वहां पर जो सेंटर पे जो डेस्क पे बैठे हुए हैं वो बच्चों के सेंटर फॉर्म चेक करेंगे, उनको एक लेटर बना के देंगे, फिर बच्चों का बीपी चेक होगा। बीपी चेक करने के बाद सेम एज इट इज जिस तरह बड़ों को वैक्सीन लगती है, इसी तरह ही बच्चों को वैक्सीन लग रही है। तो सेम वही एज इट इज प्रोसेस है जो बड़ों को लग रहा है, और इसी तरह ही यहाँ पर बच्चों को भी यही। ठीक है, कोई टाइम भी मुकर्रर किया गया है कि इस टाइम से इस टाइम तक आके पेरेंट्स अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करा सकते हैं? जो अना वैक्सो वैक्सीन सेंटर है वो सेंटर के लिए फंक्शनल है। इतवार के अलावा तमाम दिन किसी भी वक्त वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ पर वैक्सीन सेंटर पर लाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आप लोग तकलीफ से बचें, आपको पता हो कि किस जगह आपने जाना है, कौन सी वैक्सीनेशन करानी है, किस टाइम पे आप जाएंगे तो आप आराम से वैक्सीनेशन करा के वापस आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन दी एंड आप कोई मैसेज देना चाहें, बताना चाहें और लोगों को वैक्सीनेशन की अहमियत की तरफ जो है वो रोशनी डालना चाहें? देखिए, यहाँ मैं तमाम हमारे जो डॉक्टर कोलीग्स हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, उनके लिए भी और पब्लिक के लिए भी कि ये लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट जो वैक्सीन रूटीन होती हैं उनमें किल्ड जर्म होता है या लाइव जर्म अटेन्यूएटेड होता है, वो दूसरी वैक्सीन हैं। ये जो फाइजर है या मॉडर्ना है, ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। चुनाचे ये जो इसके अंदर जब वो आप वैक्सीन लगाते हैं तो मैसेंजर का मतलब होता है पैगाम ले जाने वाला। वो जो पैगाम ले जाता है वो आपके अपने सेल्स को ये आप समझे गाइड करता है, ट्रेन करता है कि वो स्पाइक फिलअप करना शुरू कर दें। उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं और चुनाचे आपकी बॉडी ग्रेजुअली इम्यून हो जाती है। और इसमें कोई मरा हुआ जरासीम या एटेन्यूएटेड जरासीम नहीं लग रहा जो खुदा ना खास्ता जाके किसी बच्चे में या किसी बड़े में डिजीज डेवलप कर देगा। तो ये अगर सबको समझ आ जाए कि ये वैक्सीन बहुत महफूज है, इसका पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत महफूज है, तो ये आम बच्चों में या बड़ों किसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। सब लोगों को इसको कॉपरेट करना चाहिए। जैसे आप हमारे रिपोर्टर साहब ने बताया कि बच्चे बहुत खुशी से लगा रहे हैं, उसकी वजह ये कि ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स एक चीज़ बच्चे देखते चले आ रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह हमारे बहुत ज़हीन हैं, उन्होंने पैटर्न भी ऑब्जर्व किया, हमसे ज़्यादा वो लिटरेचर भी रीड करते हैं और दे आर कॉन्फिडेंट इनफ। और इसको ऐसा मैसेज लेना चाहिए कि सब बच्चों को इसी तरह पैटर्न को ऑब्जर्व करके खुद भी बेशक लिटरेचर देखें और वैक्सीन को एज अर्ली लगवाने की कोशिश करें। चलिए जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को, उनके पेरेंट्स को गाइड कर दिया। हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है कि क्यों ज़रूरी है। अगर इससे सिम्टम्स वगैरह कुछ बुखार के आते भी हैं तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली आप इससे महफूज रहेंगे और इन केस अगर बच्चों को या बड़ों को वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो जाता है तो आप उसके जो शदीद किस्म के असरात हैं उससे कम अज़ कम महफूज रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी मुलाकात कराने वाले हैं बहुत ही बाहिम्मत स्टूडेंट से जिन्होंने माशाल्लाह से एक बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। पाकिस्तान की सबा हलीम है, गोंद चोटी सर करने वाली दुनिया की पहली खातून बन गई हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आपने जब भी कुछ ऐसा प्लान करना होता है तो आपके जहन में ख़ास तौर पर जब कोई लड़की ये सोचे कि उसने कुछ इस तरह से प्लान करना है, बहुत सारे मसाइल इससे जुड़े होते हैं। आपने इतने लंबे सफ़र पे जाना है और फिर इतनी बुलंद चोटी पे चढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हम सबा हलीम से जान लेते हैं कि उन्होंने ये कैसे प्लान किया और उनका ये तमाम एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सबा, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक। सबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये बड़ा टफ डिसीजन होता है। आप सुनने में चीज़ें और लगती हैं और जब आप कहीं चल पड़ते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं। आपने प्लान कैसे किया? तो हम लोग ने 2 महीने पहले से हमने प्लानिंग शुरू कर दी थी। तो अगस्त में हम लोग रवाना हुए थे, तो जून से हमने स्टार्ट कर दिया था कि मतलब किधर जाना है, क्या करना है, सारे एक्सपेंसेस वगैरह। और क्योंकि हमें पहले इसलिए करना होता है क्योंकि हमें आइडिया कैसे आया, मुझे ये बताएं। बेसिकली आई एम अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एट लम्स नोन एज लम्स एडवेंचर सोसाइटी। तो हर साल हमारी अगस्त के एंड में सेमेस्टर शुरू होने से पहले एक समर ट्रैक के नाम से एक एक्सपीडिशन जाती है। और हमारा यही एम होता है कि हम कोई चैलेंजिंग एक्सपीडिशन करके आए, कोई अचीवमेंट करके आए। सो इस साल हमारा प्लान था कि हम एक माउंटेन पीक करें, क्योंकि काफ़ी अरसे से ना लास्ट ने कोई माउंटेन पीक नहीं की हुई थी। ठीक है।
माउंटेन पासेस हमने हिस्ट्री में काफ़ी किए हैं, तो पीक को काफ़ी टाइम हो गया था। तो दिस टाइम वी डिसाइडेड कि चलो एक माउंटेन पीक करते हैं, तो फिर इस तरह हमारा प्लान बना। इस तरह से प्लान बना, और जब प्लान बना तो ऑब्वियसली जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, सोचते हैं कि अच्छा जी ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर मैं यहाँ जा रही हूँ तो मुझे अब इन सब चीज़ों की तैयारी करनी, प्रिपरेशन पहले से करते हैं। कितना टाइम लगा? तो जैसे मैंने बताया कि जून में हमने स्टार्ट की थी, तो मतलब 2-2.5 महीने हमें लगे, मतलब इवन अपना स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी मतलब हमें अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आपने काफ़ी देर चलना होता है और आपको मतलब आपको इनफ स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि आप अपना सामान भी उठा सकें और इतनी देर तक कंसेक्यूटिवली चल सकें। तो 2-2.5 महीने पहले। टोटल आपका कितने दिन का ये एक्सपीरियंस था, कितना चले, वेदर कंडीशन क्या थी, हार्डशिप्स क्या क्या फेस करनी पड़ी? तो लाहौर टू लाहौर तो था ये 10 डेज़ का, बट जो ट्रैकिंग थी वो हमारी इनिशियली 8 डेज़ की थी। अच्छा। पर हम लोग सब 5 डेज़ में कंप्लीट करके आए। और शुरू के जो 2 ट्रैकिंग डेज़ थे मतलब उनमें वेदर बहुत अच्छा था, वो ये सब था। पर देन व्हेन वी रीच द बेस कैंप तो उस दिन काफ़ी स्नोफॉल हुई, और मतलब जो ग्रीन कैंप साइट थी वो लिटरली हम सुबह उठे तो वाइट हो चुकी थी। अच्छा। और उसी दिन फिर हमने डिसाइड किया कि इस दिन हम समिट नहीं कर सकते और हम लोग एक दिन रेस्ट डे लेके फिर नेक्स्ट डे समिट करेंगे। और फिर समिट दिन पे भी मतलब बीच में देयर वर पॉइंट्स जब स्नोफॉल शुरू हो गई, और हमें बस यही था कि मतलब अल्लाह मियां प्लीज़ वेदर को ठीक कर दें कि मतलब हम लोग ये करके आ जाएं वापस। अच्छा, अब लड़की होके बड़ा डर लगता है सम टाइम, रात का अंधेरा हो जाए और बड़ी कुछ इस तरह की सिचुएशन, भूख लग जाती है, आप चल चल के थक जाते हैं, कोई किसी पॉइंट पे ऐसा कि नहीं लगा कि मेरा डिसीजन अच्छा नहीं था? नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, आपको थॉट्स आती हैं कि मतलब मैंने ये क्यों डिसीजन लिया, बट फिर आप ये सोचते हो कि आप क्यों आए हो। हाँ। और मतलब आप इससे सोचते हो कि मतलब आप कितने पैशनेट हो। मतलब मुझे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हाँ। और मतलब जब भी मैं ट्रैक कर रही होती हूँ मतलब मेरे दिमाग में कोई भी चीज़ मुझे बॉदर नहीं करती, मेरा माइंड इतना पीस पे होता है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही होती। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स सोच के मतलब पेरेंट्स नहीं जाने देते इस तरह का कोई भी एडवेंचर आप करना चाहें? नॉर्मली आप फैमिली के साथ भी कहीं जाना चाहें तो इस तरह की जगहों पर पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बड़ा खतरा होगा, लड़की है किस तरह से करेगी, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? पेरेंट्स ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा डर लगा हुआ होता है कि अच्छा जाना है, सब सेफ हो, ये वो। मतलब जितने दिन मेरे पास सिग्नल नहीं होते उनको भी बस टेंशन हो रही होती है घर बैठ के। आप रब्ता नहीं कर सकते, आपको कट के रहना पड़ता है। एग्जैक्टली, बट उन्होंने देखा है कि मैं कितनी ज़्यादा पैशनेट हूँ और मैं कितनी एक्साइटेडली उनको हर दफ़ा बता रही होती हूँ, तो उन्होंने बस कहा कि मतलब नहीं आप जाओ, मतलब बहुत सपोर्ट किया। डर तो ऑब्वियसली हर पेरेंट को लगा हुआ होता है। आपके ग्रुप में? हम लोग 8 लोग थे, 8 स्टूडेंट्स। और लड़की आप अकेली थी? नहीं, मेरे साथ 2 और लड़कियां भी थी, बट दे weren't able to reach the summit। समिट सिर्फ मैंने एक लड़की ने की और 4 बॉयज। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब इंसान कुछ स्पेशल कर लेता है और पूरी दुनिया में उसकी एक पहचान बन जाती है, फिर आगे से आगे का आपका प्लान रहता है कि आप कुछ और डिफरेंट करके दिखाना है, कोई फ्यूचर प्लान्स भी हैं? जी, मतलब सोसाइटी के साथ अभी मेरा 1 साल लम्स में रहता है, तो अभी तक तो 1 साल सोसाइटी का भी रहता है, तो हमारा इंशाल्लाह यही प्लान है कि हम एक अनक्लाइम्ड पीक करें जिसका नाम हम अपनी सोसाइटी के ऊपर रखें। मतलब हमारा दिल है कि हम एक लैसर एक पीक का नाम रखें। तो ये हमारा काफ़ी अरसे से एक ख्वाब रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये ख्वाब अगर हो सके तो मेरे उसमें ही कंप्लीट हो जाए, वरना जो आगे हमारा काउंसिल आएगा मेरा दिल है कि वो परस्यू कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कैसा लोगों का फीडबैक मिला सोशल मीडिया पर कैसा फीडबैक था इसके बाद? बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक था, और मतलब इवन माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन वर लाइक सो प्राउड ऑफ मी, एंड मतलब मुझे काफ़ी मैसेजेस कॉल्स वगैरह आई कि मतलब इवन लाइक येस्टरडे आई वेंट टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने भी इतना एक बड़ी सी चीज़ थ्रो की हुई थी, बहुत ही होलसम सा इवेंट किया उन्होंने। तो मैं हूँ कराची से, तो मेरे पेरेंट्स उधर हैं, तो उनका भी है कि बेटा प्लीज़ कराची आ जाओ, क्योंकि मैं अभी तक उनसे मिली नहीं। अच्छा, क्या बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपका ये ओवरऑल रहा? बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन हो जाती है ना कि अच्छा ये जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। अगर कोई प्लान करता है तो बेसिक चीज़ें क्या हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको प्लान करते हुए इस तरह के किसी भी जगह पे जाते हुए आपके पास ये तमाम सामान, इतने पैसे कम से कम होने चाहिए? बेसिकली ऑब्वियसली ये एक्सपेडिशंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, इसीलिए मतलब ट्रैकिंग कम्युनिटी को होता है कि उनको स्पॉन्सर्स अच्छे मिलें ताकि मतलब इक्विपमेंट और एक्सपेडिशन सक्सेसफुल हो। और मतलब जो बेसिक इक्विपमेंट आपको चाहिए होती है ट्रैकिंग में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर योर शूज़, क्योंकि आपने उनसे चलना होता है। वो वाटर प्रूफ शूज़ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा एक ट्रैकिंग बैग जिसमें आप अपनी सारी इक्विपमेंट रखो, और वो भी आपने मेक श्योर करना होता है कि वो ज़्यादा हैवी ना हो। इक्विपमेंट आप बार बार जिक्र कर रही हैं, किस टाइप के इक्विपमेंट? मतलब जैकेट्स, अब मतलब हमने स्नो में चलना है तो उसके लिए गेटर्स, क्रैम्पॉन्स, फ्लीस, थर्मल्स, ग्लव्स, टोपियाँ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सनब्लॉक ऑब्वियसली, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। और फिर जाहिर सी बात है हमने क्लाइंबिंग भी की है तो उसके साथ आपको आइस एक्स और ये सारी चीज़ें भी, मतलब क्रैम्पॉन्स वगैरह भी बहुत ज़रूरत होती है, और मतलब हार्नेस भी। सही। और कम से कम आपके पास पैसे कितने जेब में होने चाहिए? पैसे भी काफ़ी अच्छे खासे होने चाहिए, इसीलिए हमारा एज अ सोसाइटी भी यही एम होता है कि हम लोग स्पॉन्सर हमें कोई मिल जाए तो वो बहुत ईजी हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली एज स्टूडेंट्स वी कांट अफोर्ड पॉसिबल नहीं है ना, आप स्टूडेंट्स हैं तो इतना। अच्छा मुझे ये बताएं, खाने पीने का सामान लोग बड़े शौकीन होते हैं, खाने पीने का इनाफ सामान रख लीजिए, कैरी करना मुश्किल हो जाता है, तो आपको क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं, मतलब शुक्र है कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं थी, हमने वही पूरा प्लान किया हुआ था, तो वी न्यू के मतलब हम सारी चीज़ें ले कर गए थे, मतलब आटा, चावल, कुछ हम पैक्ड फूड भी लेके गए थे। फूड ऑन ट्रैक के लिए मतलब हम बिस्किट्स वगैरह भी लेके गए थे, चाय का सामान, चिकन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही प्रेप की हुई थी। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से प्लान कर सकते हैं। अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाहेंगे कुछ स्टूडेंट्स को? हाँ, मेरा यही मैसेज है कि आपको ये लगता है कि ये मुश्किल हुई चीज़ है और आपको लगता है कि हम इम्पॉसिबल है, बट ट्रैकिंग में और इन सब चीज़ों में फिजिकल फिटनेस तो होती है, बट साथ साथ मेंटल फिटनेस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोचते रहो कि मैं नहीं कर सकती तो आप नहीं कर सकते। और मुझे भी बीच में एक पॉइंट आता है जब आप थक जाते हो, पर आपको यही अपने आप को रिमाइंड करना होता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, और अपने आप को मोटिवेट करना। उसके बाद ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि ट्रैकिंग कम्युनिटी को पाकिस्तान में बहुत कम रिकग्निशन मिलती है। कोई करके कुछ आता है, हम उसको जैसे इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे। मतलब अली सतपारा का भी जब वो फौत हो गए तभी लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, उससे पहले उन्हें कितनी चीज़ें की थी पाकिस्तान के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि सबके लिए ये मेरा मैसेज है, कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे इन लोगों को सराहना चाहिए, जहाँ पे इन लोगों की एक पहचान बननी चाहिए। जी, और मतलब इनको स्पॉन्सर भी करना चाहिए, क्योंकि मतलब जो हमें वी नीड मनी, वी नीड गुड इक्विपमेंट कि हम इस तरह की चोटियाँ सर कर सकें, क्योंकि अच्छी इक्विपमेंट के बगैर ऑब्वियसली जी ये सब होगा तो पाकिस्तान में आपको लोग भी ऐसे नजर आएंगे जो कि अपनी मिसाल आप होंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच सबा, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक जो आप आगे के लिए प्लान कर रही हैं। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम सेगमेंट्स शामिल करने वाले हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के भाव क्या है। मार्केट में हसनैन मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे। हसनैन, बताइएगा सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी, सब्जी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, और जो ख़रीदार हैं उनकी जानिब से ये शिकवे किए जाते हैं कि जो फड़िए और आड़ती हैं वो अपनी मर्ज़ी के जो रेट हैं वो हमसे वसूल करते हैं, और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं या फिर मजिस्ट्रेट है वो उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेते। अगर मंडी में सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सबसे पहले अदरक चाइना की जो सरकारी कीमत है वो 420 है, लेकिन ओपन मार्केट में 450 और 460 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह आलू की जो सरकारी कीमत वो 39 रुपये किलो है, लेकिन वो ओपन मार्केट में 50 और 55 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। बैंगन की बात की जाए तो सरकारी कीमत 42 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। फूल गोभी की बात की जाए तो जो सरकारी कीमत है वो 83 रुपये है, लेकिन 100-110 रुपये फ़ी किलो में ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह खीरा फार्मी की बात की जाए तो जो सरकारी कीमत वो 73 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 80 से 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो लहसुन चाइना है उसकी बात की जाए तो सरकारी कीमत 245 रुपये, लेकिन 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। मेथी की बात की जाए तो जो सरकारी कीमत है वो जी 207 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 240 और 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। मटर सरकारी कीमत 212, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। लीमू देसी सरकारी कीमत 135 रुपये किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। घिया कद्दू की बात की जाए तो सरकारी कीमत 42 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 60 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। अरवी जो है जी उसकी सरकारी कीमत 50 और 53 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 65-70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर टिंडे देसी की बात की जाए तो ओपन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। जो
जी, तो नाज़रीन हमारे साथ हसनैन मौजूद थे, थैंक यू सो मच। अब हम आ रहे हैं जी मीट रेट्स पर। मीट रेट्स में सबसे पहले जी अगर आप ख़रीदारी करने के लिए जा रहे हैं ज़ैनत शॉप पे, बीफ पर केजी मिलेगा 600 रुपये। बीफ मिन्स आप यहाँ से ख़रीद सकेंगे जी 706 रुपये किलो। अच्छा जी, मटन पर केजी 1435 रुपये में मिलेगा। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1575 रुपये में। इसके बाद जी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 211 रुपये में। इसका बना हुआ गोश्त मिलेगा आपको 306 रुपये किलो। एग रेट्स आ जाते हैं जी। सबसे पहले रिटेल प्राइस है 178 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद जी होलसेल से 176 रुपये दर्जन में आपको अंडे मिलेंगे। और अगर आप जाएंगे गोरमे पे तो यहाँ पर 177 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। सो नाज़रीन, ये तो थे जी, आपने जान लिया कि रेट्स क्या हैं। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बचत आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। मोनाक पे अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर अब तो 30% ऑफ है। इसके बाद जी चारकोल पर अप टू 25% ऑफ। मौलाना तारिक जमील MTJ अप टू 30% ऑफ, 35% सॉरी। इसके बाद जी आउटफिटर्स पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।